आइए एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है महिला उत्थान के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम, प्रोग्रामर एंड पॉलिसीज फॉर रिगार्डिंग अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। यहाँ महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम आज का जो हमारा टॉपिक है। इससे पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि एक वीडियो महिलाओं के सुरक्षा और उनके उत्थान के लिए जो संवैधानिक प्रयास भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, जो कानून या जो अधिनियम बनाए गए हैं, उनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। जिन्हें वो वीडियो देखना है वो हमारे YouTube चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महिलाओं के लिए सरकारी योजनाएं एवं कार्यक्रम। तो भारत में महिला उत्थान के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कौन कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए हैं, उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के दौर में महिलाएं किसी भी प्रकार या किसी भी स्तर पर पुरुषों से कम नहीं हैं। घर हो या बाहर, महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। इसके लिए संवैधानिक प्रावधान एवं सरकारी योजनाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महिला सुरक्षा, सम्मान एवं सशक्तिकरण हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनेक योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिसमें कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं। निश्चित तौर पे आप देखें कि जो दौर चल रहा है उस दौर में महिला और पुरुष लगभग एक समान कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो घर की बात करें हम, चाहे वो कार्य क्षेत्रों की बात करें हम, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के समान काम कर रही हैं। और इसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान किए गए, जो सरकारी योजनाएं चलाई गईं, वो महत्वपूर्ण थीं। और इन वैधानिक प्रावधानों के संबंध में हम अपने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम इस वीडियो में सरकारी योजनाओं को देखने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं हैं जो महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके सशक्तिकरण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई हैं। तो उनमें से कुछ ही योजनाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे, क्योंकि सारी योजनाओं का अध्ययन करना संभव नहीं है छोटे से वीडियो में। तो आइए देखें कौन कौन सी योजनाएँ हैं। उन योजनाओं को हम क्रमशः देख लेते हैं, फिर उसका विस्तृत उल्लेख किया जाता है। तो पहली योजना आप देखेंगे यहाँ पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दूसरा योजना हम देखेंगे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। तीसरी योजना हम देखेंगे आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना। इसी के साथ हम देखें चौथी जो योजना हम देखेंगे वो है प्रधानमंत्री समर्थ योजना। पाँचवा हम देखेंगे उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। छठवां हम देखेंगे फ्री सिलाई मशीन योजना। सातवां हम देखेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। आठवां देखेंगे हम सुकन्या समृद्धि योजना। नौवां हम देखेंगे सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। 10वां हम देखेंगे महिला शक्ति केंद्र योजना। 11वां हम देखेंगे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। और 12वां हम देखेंगे वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसको हम सखी के नाम से जानते हैं। तो इन सारे कार्यक्रमों या योजनाओं को हमें देखना है। तो यहाँ पहली योजना हम देखें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ 1 मई 2016 से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से की गई। अभी जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है वह LPG कनेक्शन को लेकर है, जो स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन के नारे के साथ केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई? तो 1 मई 2016 को शुरू की गई। कहाँ से शुरू की गई? तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू की गई। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं मध्यम वर्ग के परिवार की महिलाओं को घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाता है। ये जो उज्ज्वला योजना है, इसके तहत जो आर्थिक रूप से कमज़ोर और मध्यम वर्ग के परिवार की महिलाएं हैं, उनके नाम से LPG का गैस कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना का लाभ BPL परिवारों को मिलता है। जो ये योजना है, इस योजना का लाभ किसे दिया जाता है? तो BPL परिवारों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत LPG कनेक्शन के लिए 1600 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
ये 1600 रुपये की वित्तीय सहायता जो है वो प्रदान की जाती है उज्ज्वला योजना में लाभार्थी को। इस योजना का लाभ लगभग 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मिल चुका है। वर्तमान प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला योजना 2.0 दूसरे चरण की शुरुआत 10 अगस्त 2021 में पुनः की गई, जिसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत 75 लाख नए कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो योजना है वो दोबारा या दूसरे चरण में योजना फिर से शुरू की गई है। कब शुरू की गई? तो 10 अगस्त 2021 को, और इसमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया कि उन्हें भी जो है मुफ्त कनेक्शन जो है वो दिया जाएगा। तो ये प्रमुख रूप से उज्ज्वला योजना की जो प्रमुख बातें थी आपको बताई गई कि कब लागू हुआ। तो 1 मई 2016 को। कहाँ से लागू हुआ? तो उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले से लागू हुआ। और कितना जो है कनेक्शन पे मिलता है लाभ वित्तीय सहायता? तो वो 1600 रुपया मिलता है। और 2.0 या दूसरे चरण की शुरुआत कब हुई? तो वो 10 अगस्त 2021 को हुई। चलिए आगे चलते हैं। दूसरी योजना हम देखें तो दूसरी योजना हमारी है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, इस योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 2017-18 में किया गया। तो इस योजना का जो प्रारंभ किया गया वो 2017-18 में किया गया। तब से लेकर 2/12/2023 तक 3.59 करोड़ से अधिक लाभार्थियों का नामांकन इस योजना के अंतर्गत किया जा चुका है। इसका मतलब है कि 3.5 करोड़ से ऊपर लाभार्थियों का नामांकन इस योजना के अंतर्गत किया जा चुका है। इस योजना से गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माता को पहले जीवित बच्चे के जन्म के दौरान 5,000 रुपया लाभ प्राप्त होता है। अब इस योजना में जो गर्भवती महिला है और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 5,000 रुपये का आर्थिक मदद जो है प्राप्त होता है। योजना की लाभ राशि डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेजा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार निम्नलिखित किस्तों में राशि का भुगतान करती है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो योजना है, जो 5,000 रुपया जो लाभार्थी को दिया जाता है वो सीधे उसके खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से भेजा जाता है। अब यहाँ पे आप देखें किंतु ये जो 5,000 रुपया दिया जाता है वो कई किस्तों में दिया जाता है, 3 किस्तों में दिया जाता है। और उसकी कुछ अपनी शर्तें हैं जो आगे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं आगे। तो यहाँ जो प्रथम किस्त जो आती है, आपकी जो प्रथम किस्त मिलती है वो रुपया 1,000 गर्भावस्था के पंजीकरण के समय, जब गर्भ का पंजीकरण होता है तब जो है 1,000 रुपया जो है दिया जाता है, वो भी गर्भ धारण के 150 दिन के अंदर आपको प्राप्त होगा। दूसरी किस्त आप देखें तो 2,000 रुपया यदि लाभार्थी 6 महीने की गर्भावस्था के बाद कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच करा लेती है। अब यहाँ पे देखिए 2,000 रुपया लाभार्थी को 6 महीने के गर्भ होने के दौरान जो है प्राप्त होता है, जब वो एक बार प्रसव का पूर्ण जांच करा लेती है, या 180 दिन के अंदर उसका टारगेट रखा गया है कि 180 दिन के अंदर गर्भ धारण के 180 दिन के अंदर उसको जो दूसरी किस्त 2,000 की मिल जाती है। तीसरी किस्त देखें कब मिलती है, तो ये भी रुपया 2,000 का मिलता है जब बच्चे का जन्म पंजीकृत हो जाता है। इसका मतलब कि जब बच्चा जन्म ले लेता है, पंजीकरण हो जाता है और बच्चे को BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी सहित पहले टीके का चक्र शुरू होता है। तो ये शर्तें हैं कि भाई तीसरा किस्त आपको कब मिलेगा, तो जब बच्चा जन्म ले लेगा, उसका पंजीकरण हो जाएगा और जो टीके के चक्र जो होते हैं वो शुरू हो जाते हैं, लग जाते हैं, जिसको हम BCG, OPV, DPT और हेपेटाइटिस बी का टीका कहते हैं। तो कुल मिलाकर इस योजना का लाभ 1,000, 2,000 और 2,000 कुल मिला के आपको जो 5,000 का लाभ मिलता है। चलिए आगे चलते हैं हम। तीसरी योजना देखें, आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना। इस योजना की शुरुआत सन 1975 में की गई थी। इस योजना के माध्यम से सरकार 0 से 6 वर्ष के बच्चों को लाभ देने के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए पका हुआ भोजन या सूखे राशन सीधे लाभार्थी को आंगनवाड़ी केंद्रों से उपलब्ध कराती थी। ये जो योजना चालू की गई थी आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना,
वो योजना सन 1975 की योजना है। इस योजना के माध्यम से 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको जो है पोषक आहार, पका हुआ भोजन और सूखे राशन के रूप में उन्हें आंगनवाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध करवाया जाता है। आंगनवाड़ी लाभार्थी योजना 2023 के तहत सरकार अब सूखे राशन की जगह रुपया 1500 प्रति माह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी से ट्रांसफ़र कर रही है, ताकि बच्चे और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। तो अब जो योजना चल रही है, जो 2023 में जो सुविधा की गई, अब आंगनवाड़ी केंद्रों पे उसे न बांटकर अब सीधे उसके लिए पैसा लाभार्थी के खाते में दिया जा रहा है। कितना? 1500 रुपया प्रति माह, ताकि बच्चे और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार किया जा सके। आइए अगली योजना देखते हैं, प्रधानमंत्री समर्थ योजना। इस योजना को कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सन 2018 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य शिल्प क्षेत्र या कपड़ा उद्योग के श्रम शक्ति के कौशल और रोजगार योगदान को बढ़ावा देना था। अब ये जो योजना शुरू की गई है वो कपड़ा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, और कब शुरू की गई? तो सन 2018 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो शिल्प क्षेत्र में या कपड़ा उद्योग के क्षेत्र में जो श्रम शक्ति है उसके कौशल का विकास करना तथा उनमें रोजगार की योग्यता को बढ़ावा देना था। चूँकि परिधान क्षेत्र में 75% श्रमिक महिलाएं हैं, जो ये क्षेत्र है परिधान का शिल्प क्षेत्र, उसमें 75% महिलाएं काम करती हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस योजना के तहत महिलाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, रोजगार सृजन, वित्तीय सहायता एवं परंपरागत कौशल को बढ़ावा देना है। अब ये योजना इस योजना को प्रमुख रूप से ध्यान इसलिए दिया गया क्योंकि 75% महिलाएं इस क्षेत्र में काम करती हैं। अब उनकी योग्यता का उत्थान करने के लिए, उनके कौशल का विकास करने के लिए, रोजगारों का सृजन करने के लिए, उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को लेकर आया गया, ताकि महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सके। 5वीं योजना देखें आप, उत्तर प्रदेश महिला सामर्थ्य योजना। इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 22 जनवरी 2021 को की गई। तो इस योजना की जो शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, और ये कब की गई? तो 22 जनवरी 2021 को की गई। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को अपना उत्पादन बेचने के लिए सरकार द्वारा बाजार उपलब्ध कराया जाता है, ताकि महिलाओं को अपना उत्पादन बेचने में दिक्कत ना हो। तो ये जो योजना बनाई गई है, ये योजना महिलाओं के द्वारा जो भी उत्पादन किया जा रहा है उसे बेचने के लिए एक बेहतर बाजार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से किया गया है, ताकि उन्हें अपने उत्पाद को बेचने में कोई दिक्कत ना हो, बहुत दूरी ना तय करनी पड़े उनको। आइए आगे चलें, 6वीं योजना हम देखें, फ्री सिलाई मशीन योजना। फ्री सिलाई मशीन योजना तो गरीब एवं श्रमिक महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत सन 2014 में की गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। फ्री सिलाई मशीन योजना 2024 के द्वारा रुपया 15,000 सिलाई मशीन के लिए सरकार द्वारा दिए जाते हैं। अब ये जो फ्री सिलाई मशीन योजना थी वो गरीब और श्रमिक महिलाओं में श्रमिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई? सन 2014 में शुरू की गई थी। अब यहाँ देखें कि 2023 या 2024 में जो फ्री सिलाई मशीन योजना है उसमें जो है महिलाओं को रुपया 15,000 सिलाई मशीन के लिए सरकार द्वारा दिया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखें, इस योजना का बड़ा उल्लेख होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस योजना की शुरुआत बालिकाओं की सुरक्षा एवं शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से किया गया। अब यहाँ देखें, इस योजना की जो शुरुआत है वह शुरुआत हुई 22 जनवरी 2015 को, और कहाँ से शुरू की गई? तो हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था बालिकाओं की सुरक्षा और शिक्षा को सुनिश्चित करना। इस योजना को 2014-15 में 100 जिलों में शुरू किया गया था। तो 2014-15 में इस योजना को 100 जिलों में पहले शुरू किया गया। 3 मंत्रालय मिलकर इस योजना को संचालित करते हैं। तो यहाँ देखें, भारत सरकार के 3 मंत्रालय मिलकर इस योजना को संचालित करते हैं, जिसमें पहला आप देखें नाम मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। जो पहला मंत्रालय है इसमें 3 मंत्रालयों में, वह है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड
चाइल्ड वेलफेयर, जिसको हम कहते हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है। यहाँ देखें, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। और यहाँ देखें, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस, मानव संसाधन मंत्रालय। तो ये 3 मंत्रालय मिलकर क्या करते हैं, इस योजना को संचालित करते हैं। इस योजना का उद्देश्य चाइल्ड सेक्स रेशियो में कमी को रोकना है। जो लिंगानुपात में असंतुलन की स्थिति पैदा हो रही है, उस असंतुलन की स्थिति को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसके अंतर्गत महिलाओं को एम्पावरमेंट या महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे को हल किया जाता है। तो जो भी महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दे होते हैं वह इस योजना के अंतर्गत समाहित किए गए हैं, उनके संबंध में काम किए जाते हैं। तथा बेटी के माता पिता को बेटियों के उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और इस योजना का एक उद्देश्य ये भी है कि बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है, उनके माँ बाप को, उनके अभिभावकों को। तो ये आपकी योजना रही 7वीं हमारी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 8वां देखें हम, सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों बच्चियों को उच्च शिक्षा एवं विवाह के लिए है। यह योजना लड़कियों की सुरक्षित भविष्य के लिए एक बचत योजना है। अब यहाँ देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत हुई वो 22 जनवरी 2015 को की गई थी। और यह योजना या इस योजना का लाभ 10 साल तक की बच्चियों या लड़कियों को दिया जाता है। और ये योजना जो है वो एक बचत योजना है, जिसमें व्यक्ति को कुछ अनुदान करना होता है, या लाभार्थी के माता पिता अभिभावक को कुछ अनुदान करना होता है, और उसी अनुदान के आधार पे आगे चलकर उन लड़कियों को पढ़ने और विवाह के लिए कुछ धनराशि जो है वो प्राप्त होती है। जिसमें न्यूनतम जमा राशि ₹250 प्रति वित्तीय वर्ष। तो एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपया जो है न्यूनतम जमा करना होता है, तथा अधिकतम जमा राशि 1.5 लाख रुपए प्रति वित्तीय वर्ष तक होता है। अब जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहता है उसके लिए शर्त यह है कि बच्ची की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, और बच्ची के अभिभावक या माता पिता न्यूनतम 250 रुपया प्रति वित्तीय वर्ष, या यूँ कह लें कि एक वर्ष में, और अधिकतम 1.5 लाख रुपया एक वर्ष में वो जमा करेंगे। और यह खाता लाभार्थी के 21 वर्ष की आयु में परिपक्व हो जाएगा। और ये खाता जो होगा वो लड़की जब 21 साल की होगी या लाभार्थी जब 21 साल की होगी तो परिपक्व हो जाएगा, और जो भी पैसा उसका बनेगा वह पैसा जो है उसके माता पिता को या बच्ची को जो है विवाह के लिए और शिक्षा के लिए उपयोग किया जाएगा। आइए अगले योजना पे हम चलते हैं। तो देखिए, 9वीं योजना है हमारी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। इस योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई थी, जिसका उद्देश्य प्रसव के दौरान माता और नवजात शिशुओं की मृत्यु को कम करना है। अब ये जो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना जो प्रारंभ की गई, इसकी शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रसव के दौरान माता और शिशुओं की मृत्यु को कम करना। तो जो प्रसव के दौरान जो माताएं मरती थी, महिलाएं मरती थी, या नवजात शिशु मर जाया करते थे जन्म के बाद, उसकी मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई। इस योजना के तहत 100% तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है। अब ये योजना या इस योजना के अंतर्गत ये प्रयास किया जाता है कि जो भी प्रसव हों वो अस्पतालों में हो या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में जो है प्रसव करवाया जाए, ताकि प्रसव के दौरान माँ और बच्चे के स्वास्थ्य को उचित देखभाल हो सके, ताकि प्रसव जब भी हो तो उनके माँ और बच्चों दोनों, जच्चा और बच्चा दोनों के स्वास्थ्य का उचित देखभाल किया जा सके। 10वां देखें आप, इसमें आ जाएं तो महिला शक्ति केंद्र योजना। तो यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से साल 2017 में शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। अब ये जो योजना महिला शक्ति केंद्र योजना जो शुरू की गई वो
साल 2017 में शुरू की गई। किसके अंतर्गत है ये? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसका उद्देश्य था कि गांव-गांव की महिलाओं या गांव की महिलाओं की सामाजिक भागीदारी, उनको सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाया जाए। तमाम सामूहिक योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके माध्यम से उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का प्रयास किया जाता है। उनको सामाजिक भागीदारी के माध्यम से उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं को अनुभव करवाया जाता है, उनको विकसित करवाया जाता है। यह जो योजना है वो राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और जिले स्तर पर काम करती है। ये उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक जो है काम इस योजना के अंतर्गत किया जाता है ताकि महिलाओं की क्षमता और उनकी योग्यता को बढ़ावा मिल सके। आइए आगे चलते हैं हम। अगली योजना हमारी है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना को निराश्रित, निर्धन, कन्या, विधवा, परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना से वर्ष 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के नाम से प्रारंभ किया गया था। तो अब ये योजना जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, इस योजना का जो प्रमुख उद्देश्य है कि जो निराश्रित कन्याएं हैं, जो गरीब घर की कन्याएं हैं, जो विधवाएं हैं या जिनका तलाक हो गया है, परित्यक्ता हैं, उनके सामूहिक विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। और यह योजना चलाई गई वर्ष 2006 में, जिसका नाम था मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना। अब अक्टूबर 2017 से इस योजना को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। अब ये 2017 से इस योजना को किस नाम से संचालित किया जा रहा है? तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के नाम से संचालित किया जा रहा है। तो जो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना अगर आपसे पूछे कब लागू किया गया तो वो 2006 में है, और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अगर आपसे पूछता है तो वो अक्टूबर 2017 में है, जिसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय एवं धर्म की रीति रिवाज के अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी समुदाय, जिस भी समुदाय से आप होंगे, जिस भी धर्म से आप रिलेटेड होंगे, उसी रीति रिवाज के अनुसार जो है वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न करवाया जाता है। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य विवाह उत्सव में होने वाले अनावश्यक प्रदर्शन एवं अपव्यय को रोकना है। तो विवाह में जो भी अनावश्यक प्रदर्शन किया जाता है, जो भी अनर्गल खर्च किए जाते हैं, अपव्यय किए जाते हैं, उनको रोकने के उद्देश्य से ये योजनाएं चलाई गई हैं। इस योजना में दाम्पत्य जीवन की खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में ₹35,000 की धनराशि का अनुदान दिया जाता है। अब यहाँ पे आप देखिए, इस योजना में दंपति के जीवन की खुशहाली और गृहस्थी की स्थापना हेतु कन्या के खाते में विवाह के दौरान ₹35,000 धनराशि अनुदान के रूप में दी जाती है। साथ ही आप देखें, विवाह संस्कार के लिए आवश्यक सामग्री, तो विवाह के दौरान जो भी आवश्यक सामग्री हैं, जैसे कपड़ा खरीदना है, बिछिया है, पायल है, बर्तन है आदि के लिए ₹10,000 दिया जाता है, जिसे खरीद कर क्रय करके जो है किसी के माध्यम से क्रय करके उन्हें प्रदान किया जाता है। तथा प्रत्येक जोड़े के विवाह के आयोजन पर ₹6,000 की धनराशि व्यय की जाती है। इस प्रकार इस योजना के अंतर्गत एक जोड़े के विवाह पर कुल ₹51,000 की व्यवस्था की जाती है। तो ये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की व्यवस्थाएं हैं, जिसमें कन्या जिसका विवाह हो रहा है उसके खाते में ₹35,000 अनुदान के रूप में भेज दिया जाता है। विवाह संस्कार जब संपन्न होता है तो जो भी वस्तुएं, आवश्यक सामग्री जिसकी ज़रूरत है वहाँ पे, वो 10,000 की सामग्री खरीद कर दी जाती है विवाह करने के लिए, संपन्न करवाने के लिए, और साथ ही साथ उस जोड़े के विवाह के लिए अतिरिक्त ₹6,000 की धनराशि व्यय की जाती है विवाह के दौरान। तो ये व्यवस्थाएं हैं, कुल मिला के ₹51,000 की धनराशि की व्यवस्था जो है वो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत की जाती है। चलिए अब आएँ अगले पे चलते हैं हम। तो यहाँ पे आप देखें, वन स्टॉप सेंटर योजना, जिसको हम सखी के नाम से जानते हैं, भारत सरकार द्वारा हिंसा से प्रभावित महिलाओं के समर्थन और सहायता करने के लिए निर्भया फंड के तहत 1 अप्रैल 2015 से इस योजना को लागू किया गया है। अब भारत सरकार द्वारा वन स्टॉप सेंटर योजना ऐसी महिलाओं के लिए लागू किया गया है योजना
जो हिंसा के शिकार हैं या हिंसा से प्रभावित हुई हैं, उनके समर्थन और उनकी सहायता के लिए एक निर्भया फंड बनाया गया है। उसी फंड के तहत इस योजना का शुभारंभ किया गया है 1 अप्रैल 2015 से। यह योजना मूल रूप से सखी के नाम से जानी जाती है। इसके तहत प्रत्येक जनपद में एक सखी वन स्टॉप केंद्र बनाए जाने की योजना है। इसका प्रमुख उद्देश्य हिंसा से प्रभावित महिलाओं की सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना है। तो यहाँ पे देखिए, जो भी महिलाएं हिंसा से शिकार होती हैं उनका हर स्तर से सहयोग करने का प्रयास साखी योजना के माध्यम से किया जाता है। चलिए आगे चलें हम। तो ये कुल 12 योजना आपको बताई गई थी। उन योजनाओं की चर्चा हमने कर लिया। कुछ अतिरिक्त चीज़ें हैं जिसकी बात हमें करनी है। उपरोक्त योजनाओं के अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेकर समय समय पर केंद्र से लेकर राज्य सरकारों द्वारा लगातार कोशिश होती रही है। इसके लिए अनेक अभियान चलाए जाते रहे हैं। सरकार की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से अलग अलग समस्याओं को लेकर विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि ये जो योजनाएं हैं, ये जो कार्यक्रम हैं, इन कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा लगातार महिलाओं के समर्थन में, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा या किसी भी राज्य सरकार द्वारा अनेक हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। हम थोड़ा सी चर्चा उन हेल्पलाइन नंबरों की कर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, देख लें कि वो हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से हैं आपके। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला हेल्पलाइन नंबर देखें आप, वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 किसी मुसीबत में फंसने पर मदद की गुहार के लिए महिलाओं को उक्त विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। यदि कोई महिला किसी विशेष विपत्ति में फंस जाती है तो ये हेल्पलाइन नंबर या इस हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करके वो सहायता प्राप्त कर सकती है या सुरक्षा प्राप्त कर सकती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए यह महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 2012 में उक्त हेल्पलाइन नंबर को स्थापित किया गया। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हेल्पलाइन नंबर की स्थापना हुई वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सन 2012 में की गई। इसका उद्देश्य क्या था? तो यहाँ उद्देश्य देखें, महिला सुरक्षा और उनमें जागरूकता के लिए और महिला उत्पीड़न की घटनाओं को सख्ती से रोकने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर का शुरुआत किया गया। इसे वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर का नाम दिया गया। इसका नाम जो दिया गया वो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर का नाम दिया गया है। वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर 1090 सेवा को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 2014 में वुमेन सिक्योरिटी ऐप 1090, महिला सुरक्षा ऐप 1090 सेवा भी प्रारंभ की गई। तो यहाँ पे आप देखें कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और किसी भी विपत्ति की स्थिति में महिलाएं इस हेल्पलाइन नंबर का प्रयोग करके अपने लिए सुरक्षित वातावरण की मांग कर सकती हैं या सुरक्षा मांग सकती हैं। और इस योजना की शुरुआत 2012 में की गई थी और इसे नाम क्या दिया गया था? तो वुमेन पावर हेल्पलाइन नंबर नाम दिया गया 1090 को। और इसी 1090 के तहत एक ऐप की भी शुरुआत की गई है और ऐप के माध्यम से भी महिला अपनी समस्याओं को हल करवा सकती हैं। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम। हेल्पलाइन नंबर 181 घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज करने के लिए उक्त हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया गया है। यदि कोई महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है तो वो हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती है और शिकायत दर्ज कर सकती है। आइए यहाँ पे देखें हेल्पलाइन नंबर 100 और 112। तो यहाँ देखें, पुलिस से किसी भी तरह की सुरक्षात्मक सहायता के लिए उक्त हेल्पलाइन नंबर पर कॉल किया जा सकता है। ये सबके लिए है, विशेष महिलाओं के लिए भी है। तो यहाँ हेल्पलाइन नंबर 1012 पुलिस का नंबर है और इस नंबर पर कॉल करके सुरक्षा मांगी जा सकती है, किसी समस्या में सहायता मांगी जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर 182 रेल यात्रा के दौरान महिलाओं को अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो उसकी शिकायत उक्त हेल्पलाइन नंबर पर कर सकती हैं। तो यहाँ 182 नंबर है।
अगर रेल यात्रा के दौरान महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या या कठिनाई हो रही है तो इसकी शिकायत उक्त हेल्पलाइन नंबर पर की जा सकती है। हेल्पलाइन नंबर आप देखें 14433 या 14433 महिलाओं को अपने हक की बात करने और उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को उक्त हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर बात कर सकती हैं। अब यहाँ पे देखिए ये हेल्पलाइन नंबर जो है सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से जुड़ा हुआ है और कोई भी शिकायत अपने हक की बात करने के लिए या उसकी शिकायत दर्ज करने के लिए महिला जो इस नंबर का प्रयोग करके सीधे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कर सकती है। आइए अगला देखें आप, हेल्पलाइन नंबर 01123219750। इस हेल्पलाइन नंबर के द्वारा महिला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW में अपनी कोई बात या शिकायत कर सकती है। ये भी हेल्पलाइन नंबर महिलाओं के लिए दिया गया है जो सीधे तौर पे NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में अपनी शिकायत दर्ज कर सकती हैं। नंबर क्या है इसका 01123219750। तो ये कुछ प्रमुख हेल्पलाइन नंबर थी जिसकी सहायता से महिला अपने लिए सुरक्षा मांग सकती हैं या अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं। आगे देखें, उक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अतिरिक्त भी भारत सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा महिला सुरक्षा एवं उत्थान के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं संचालित की जाती रही हैं। तो सरकार लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, महिला की सुरक्षा और उसके उत्थान के लिए समय समय पर अनेक योजनाएं संचालित करती रही हैं, जिसका लाभ महिलाओं की स्थिति में सुधार के रूप में देखा जा सकता है। जो इस समय महिलाओं की स्थिति में सुधार देखी जा रही है वो इन्हीं योजनाओं और संवैधानिक प्रावधानों का परिणाम कहा जा सकता है। तो ये रहा आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, ज्ञानवर्धक होगा, आपके लिए उपयोगी होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।